नमस्कार दोस्तों। कहानी गोल्ड में आज सुनिए अनीता रश्मि जी की लिखी कहानी सन्नाटे की चीख। रात का सन्नाटा, सन्नाटा घर में, बगीचे में, गली मोहल्ले में, पूरे शहर में भी। लेकिन कल रात से ही गूंज रही हैं चीखें, कानों में, फ्लैट के कमरों में, दोनों बालकनी में, बाहर की बिछी चमकीली चांदनी में। अमृत जिधर भी जा रहा है चीखें साथ चल रही हैं। बेडरूम में नीले प्रकाश के नीचे भी जैसे जमी रही थी और वह भर रात जागता रहा था, खिड़की के पार से झांकते, हर सिंगार के ऊपर छाए अंधेरे में भी उस पर सवार थी। उसे हर सिंगार की ओर ताकने में भी डर लग रहा था। यह वही हर सिंगार था जिसके श्वेत नारंगी आभा को देखने वह शाम से ही बालकनी या इस खिड़की के पास जम जाता। सवेरे सवेरे वृक्ष के नीचे बिछ गए शिवली के उज्ज्वल पवित्र फूलों को देखने पहुंच जाता। उसे चुनने सजाने का काम उसकी फुफेरी बहन तृप्ति करती। वह उन फूलों को चुनकर पूजा घर में रखती, कुछ भाई के कमरे में एक कांच के बर्तन में भी सजाती, कुछ ड्राइंग रूम की टेबल पर, और फिर हंसकर पूछती, मैंने ठीक किया ना भैया? वह भी हंस देता और कहता, चलो महक और खूबसूरती सजाने की कला तुम्हें आ गई है। लेकिन इधर फिर पूछने पर वह जवाब दिए बिना खाली आंखों से उसे और उन फूलों को देखता रहता। तृप्ति स्कूल में भी अमृत भैया की ही बातें करती, खेलते वक्त भी। रात गहराई तो वह कमरे में एक सोफे पर बैठा था। सब तरफ गूंजती चीखों ने कहा, बस अब बस। वह बेचैनी में टहलने लगा। आत्मा की आवाज भी निरंतर चीख में बदलती जा रही थी। अब बस, अब और नहीं, बस बस स्टॉप। बुआ के पास रहता है अमृत, अपनी सोसाइटी की वे अध्यक्षा हैं। हर वक्त सबकी समस्याओं को हल करने में उनका समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। कभी इसकी समस्या हल करने बाहर जा रही हैं तो कभी किसी और की। जब से अमृत उनके साथ है अक्सर कहती रहती हैं वे, आत्मा हर गलत कदम उठाने से पहले रोकती टोकती है, तुम गौर करना। वह नो नो जरूर कहती है। यह तो आदमी है जो उसकी सुनता नहीं। क्या बुआ, आप भी ना क्या बात लेकर बैठ जाती हैं? मैं सही कह रही, बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन ले कोई, दुनिया में कुछ गलत नहीं होगा। ओह मेरी धर्मपरायण बुआ, नैतिकता अनैतिकता में कितना उलझी रहती हो। क्यों न उलझूं, फिर कौन सिखाएगा बच्चों को? इस जमाने में भी? तेरी माँ भी तो ऐसी ही थी अमृत, उन्हीं से सब सीखा। पता नहीं उस जमाने के लोगों को क्या रोग घेरे रहता था बुआ। समझने की जरूरत इस जमाने के लोगों को भी है। आज जो यह मोरल गिर गया है ना सबका, उसका कारण नैतिकता, आत्मा, आदर्शवाद, ईश्वर पूजा, आस्था, भक्ति और न जाने क्या क्या बंदिशें। ओह, यह जो आज का टूटन फूटन है ना, इसके पीछे भी यही कारण है। हम अपने को मोरली मजबूत बनाते ही नहीं हैं। उसने सर को झटका दिया। प्लीज बुआ प्लीज। ये जो आत्महत्या उत्या इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, उसके पीछे भी संस्कार और साहस देने वाले दादा दादी अब साथ तो रहते नहीं। अब तुम्हारी गाड़ी चल पड़ी, रुक भी जाओ। फूफा जी दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे, अंदर आते हुए टोका। अमृत अक्सर सोचता रहता और बुआ की बातों को हवा में उड़ा देता। इधर कई बार उसे महसूस होता, शायद बुआ और माँ सही हैं। अमृत ने भी तो सुनी है वे आवाजें, हर समय, हर वारदात से पहले। यह दिगर बात कि उसने हर बार उसको अनसुना कर दिया है। सन्नाटे में लिपटे रहना उसे पसंद है। चीखें पीछा कहाँ छोड़ती है। बगल के बेड पर लेटी तृप्ति चौंक कर पलटी। क्या कहा भैया? कुछ नहीं, तू सो जा। वह थोड़ा समय उलटती पलटती रही, फिर सो गई। अमृत को याद आया कैसे घर से बाहर निकलते समय पतली गली में घरों के बाहर खाट बिछाकर बैठे लोग उनकी नई गाड़ी को देखते थे। उनमें से कुछ युवा उठकर खड़े हो जाते और गाड़ी के ओझल होने तक देखते रहते। कोई कोई मुंह भी बिचकाता, कोई हसरतों से भर जाता। रसिक भी अपने गुंडा साथियों संग जब तब नजर आ जाता था।
पान चबाते हुए काले पड़ गए दांतों को निपोर उसके पापा को सलाम ठोकता। प्रायः लाल गंजी और नीली पतलून में नजर आता था वह। अपनी दाढ़ी को अक्सर सहलाता रहता। उस मोहल्ले में हर तरह के लोग बसे हुए थे। 5 वर्ष, पूरे 5 वर्ष अमृत के सामने रक्त समंदर लहराता रहा है, जब से माँ ने उसकी आंखों के सामने ही तड़पकर दम तोड़ा है। माँ की नाक का बाल, वह उसे अपनी आंखों के सामने ही मरते देखता रहा था। कुछ कर नहीं सका था। माँ की मौत आंखों में खुदी थी, दिमाग के कैमरे में सब कुछ कैद, चेतन अचेतन में। अस्वाभाविक मौत का वह मंजर भूलने लायक था भी नहीं। वह विभत्स नजारा। वह कॉलेज जाता, चुप रहता, क्रिकेट के मैदान में भी बैट लेकर जाता। वहाँ उसके दोस्त क्रिकेट खेलते हुए नजर आते, पर वह वहीं बल्ला रहकर चुपचाप बैठा रह जाता। उसका मन कहीं भी नहीं लगता। गली में बैठे गुमटियों में व्यस्त लोग उसकी ओर ताकते, पर उसकी मनोदशा नहीं समझ पाते। वे अपने काम में व्यस्त हो जाते। खेल के मैदान से वह पैदल ही आता जाता। अमृत ने अपने माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। माथे को अपनी तप्त हथेलियों से सहलाता हुआ वह अतीत के हवाले हो गया। उस दिन भी उन्हें 9 वर्ष का समारोह हर वर्ष की तरह बड़े से क्लब में मनाना था। नुक्कड़, चौक, चौराहे, गली मोहल्ले, सब जगह उल्लास का वातावरण। क्लबों, होटलों, पिकनिक स्पॉटों पर 9 वर्ष मनाने की जैसे होड़ सी मची थी। सब जगह गुलजार। दिसंबर के अंतिम दिवस की रात के 12 बजे तक विशेष आयोजन होते रहते थे, खासकर क्लबों, होटलों, कॉलेज, स्कूल के हॉस्टलों में। सदा की तरह अमृत का परिवार भी क्लब में आमंत्रित था। चीफ इंजीनियर पापा क्लब के मेंबर थे। 9 बजे से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। मंच पर धीमे प्रकाश के मध्य संगीत की स्वर लहरियां तैर रही थीं। डांसिंग फ्लोर पर जोड़े थिरक रहे थे। धीमे मधुर स्वर में बजते गीत पर मध्यम आयु वर्ग के लोगों का नृत्य भी बहुत शांत, मनोहारी ढंग से हो रहा था। फिर ड्रम की आवाज पर मदमस्त हो कुछ जोड़े तेज संगीत के नशे में भी चूर चूर हुए थे, खासकर युवा किशोर बच्चे, कुछ 60 पार के बूढ़े भी। शराब पानी की तरह बह रहा था। अब तो जल की किल्लत भले हो, शराब की कहाँ होती है। शराब के दौर पर दौर। सभी स्कॉच विस्की के नशे में झूमकर नूतन वर्ष की आगवानी को खड़े बैठे थे। विभिन्न स्टार्टर डिशों के साथ भोजन भी चल रहा था। पापा, माँ और पिता के साथ वह भी आनंद में निमग्न। उसने माउथ ऑर्गन पर एक बहुचर्चित गीत बजाया तो वंस मोर की मांग पर 2-3 गाने सुना डाले। 12 बजते ही आतिशबाजियों के शोर ने, बधाइयों ने, शैंपेन की खुलती झागदार बोतलों ने नवीन साल के आने की सूचना क्लब के कोने कोने में पहुंचा दी। शोर बढ़ गया। आकाश में आतिशबाजी देखने लायक थी। आधे घंटे के बाद अधिकांश अपने अपने घरौंदों की ओर चल पड़े। क्लब में बोतलें लुढ़की पड़ी थी, जूठी प्लेटें चेयर पर या डस्टबिन में। जिन्हें ज्यादा चढ़ गई थी वे भी लुढ़के पड़े थे। कुछ लोग अभी वहीं बैठने लुढ़कने के मूड में थे, जमे रहे। साथियों का साथ देने वालों की भी कमी नहीं थी। पापा, माँ और पिता के साथ वह भी सुनहली ऑल्टो गाड़ी में घर की ओर बढ़ा। अभी अभी ऑल्टो खरीदी थी। चारों बेहद प्रसन्न, अपनी बातों को शेयर करते, अनुभवों को बांटते हुए जल्द से जल्द घर पहुंचना चाह रहे थे। ऑल्टो मेन रोड में पहुंचने वाली थी कि पतली सुनसान गली का लाभ उठा 3-4 मोटरसाइकिलों ने कब गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। जब तक कुछ समझते 8 रिवॉल्वर तन चुके थे। ऑल्टो के ब्रेक लगने के साथ होठों पर बिछी हंसी एवं शेयर करने वाली बातों पर भी ब्रेक लग गया। इस अप्रत्याशित स्थिति ने सांसों में भय भर दिया। फिर पापा ने कड़क कर पूछा था, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? उनकी संवेद हंसी तीनों के डर का मजाक उड़ाने लगी। एकाएक हंसी पर रोक लगाते हुए एक शख्स बोला, गाड़ी की चाबी दो और फुट लो यहां से। पापा ने स्थिति की नजाकत को भांपते हुए तुरंत बात मान लेना उचित समझा। 8 तने आज्ञास्त्रों के बीच 4 बेबस जाने उन्हें विवश कर रही थीं। वे तनिक प्रतिरोध नहीं करे। अर्पिता का साथ होना सबसे बड़ा कारण था। बगल चीर माँ चुप नहीं रह सकी।
झट उन्होंने पापा का बायां हाथ थाम लिया। बहुत धीमे से फुसफुसाते हुए कहा, आप बाहर मत निकलिए, तेजी से गाड़ी। उन सब के तन बदन में आग लग गई। माँ की बात पूरी नहीं हो सकी। रिवाल्वर के शोले चमके और अमृत ने, सबने एक आह सुनी। माँ की आह के बाद पापा की ओर रिवॉल्वर तन गया। सबको काटो तो खून नहीं। दोनों भाई बहनों के मुंह से चीख भी नहीं निकल सकी। जो नकाब पोश सबसे आगे था, उसके चेहरे पर पड़ा नकाब पल भर को हटा था, फिर उसने झट ढक दिया। चांदनी में इतना उजास तो था कि चेहरे की लकीरें तक नजर आ गईं। मोहल्ले का नामी दादा रसिक था वह। नई गाड़ी के प्रति वह पहले से ही लालच पाले हुए था शायद, लेकिन उसके बीच यह रक्त क्यों? उन तीनों की हंसी सहम कर गुम हो गई थी। नूतन वर्ष के आगाज का वह समय रक्त रंजित था। सकते की हालत में थे तीनों। वे सब गाड़ी सहित 9-2-11। अमृत, अर्पिता और पापा उन लोगों के द्वारा फेंकी गई माँ की लाश के साथ खड़े थे। लाश एक ममतालु महिला की थी, ऐसी महिला जिसने सदा ध्यान रखा चलते समय पैरों के नीचे चींटियां ना आ जाएं, परिंदों को दाने, गरीबों की सेवा। काफी दिनों तक, महीनों तक, नहीं, सालों तक तीनों ठूठ हो गए थे। क्या नववर्ष का आगमन इतना काला भी होता है? खुशी के माहौल में कैसे जहर घुल गया? अमृत सोचता। इंसान के खून का प्यासा कब तक रहेगा? वह भी अंधी लालच के लिए। उसे जवाब नहीं मिल पा रहा था। उसने पापा से पूछा था। उन्होंने जवाब दिया था, सदियों से है, सदियों तक। शायद लालच, मोह, बुराइयां खत्म नहीं होंगी कभी। माँ की मौत किन कर्तव्य विमूढ़ता बन उसके दिमाग पर जब छाने लगी, पापा ने उसे बुआ के पास भेजने का प्लान किया। बुआ अपने घर में फोन रखने के बाद फूफा जी से बतिया रही थीं। बहुत टूट गए हैं तीनों। आवाज भी जैसे गहरे कुएं से आती है। उन तीनों को गहरा आघात पहुंचा है। फूफा जी ने अखबार मोड़कर मेज पर रखते हुए कहा। बुआ पास आ बैठी। आज तक किसी ने किसी का दिल कभी नहीं दुखाया था, और उन्हें इतना बड़ा कष्ट। भैया ने बुलाया है। दर्द तो हमें भी है, चलो कल ही चलते हैं। भाई साहब कह रहे थे कि अमृत अब हमारे पास रहकर ही पढ़ेगा। अमृत अपने कमरे में ही था कि पोर्टिको में गाड़ी रुकी। पापा की आवाज सुनाई दी, आ गए आप लोग? अच्छा किया, चलो चलो अंदर। अमृत और अर्पिता हॉल में आ गए। दोनों उनके चरण छूकर वहीं बैठ गए। अमृत के चेहरे पर उदासीनता साफ झलक रही थी। वह वहां होकर भी जैसे वहां नहीं था। बुआ जानबूझकर इधर उधर की बातें करने की कोशिश करने लगी। पापा और अर्पिता तो उनकी बातों का जवाब भी दे रहे थे और ध्यान भी, लेकिन अमृत अपने में डूबा था, एकदम चुप्पी। पता नहीं किस ध्यान में गुम था। अमृत, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? उसने केवल सर हिलाया, जैसे कहा हो, ठीक। अमृत, वो फिल्म देखी है? क्या नाम है उसका? अभी तो रिलीज हुई है। हाँ, बधाई हो। फूफा जी ने भी उसके ध्यान को भंग करने की कोशिश की, पर इसका जवाब भी उसने नहीं दिया। चाय नाश्ते के बीच भी अमृत अपने में डूबा रहा। चलो भैया बाहर। तृप्ति ने अर्पिता को भी बाहर आने का इशारा किया। दोनों बाहर निकल गईं। अंत में बुआ उसका हाथ थाम कर कॉरिडोर में पहुंच गईं। बगीचे में उंगली से इशारा करते हुए चहकी, अरे हर सिंगार कितना बड़ा हो गया है। मुझे तो यह बचपन से पसंद है। जब सवेरे सवेरे इसके फूल जमीन पर बिछकर कालीन बन जाते हैं, मैं तो एकदम मस्त हो जाती हूँ। तुम्हें भी अच्छा लगता है ना अमृत? बस चले तो मैं तो इसी कालीन पर सोऊं, बट मम्मी पापा। तृप्ति बीच में ही हंस पड़ी। और वह आम का पेड़ तुम्हारे 5वें जन्मदिन पर भैया ने लगाया था, देखो तो तुम्हारे साथ कितना बड़ा हो गया अमृत। इस साल मंजर आया था क्या? हल्की सी स्मित के साथ उसने कहा, हाँ। अर्पिता के 5वें जन्मदिन पर कौन सा पेड़ लगा था? शायद नीम, है ना? बुआ माँ हवा स्वच्छ शुद्ध रखने की कोशिश करती रहीं। कहाँ रख पाईं, खुद गुम हो गईं। बेकार। बुआ सकपका गई। थोड़ी देर उसे एकटक देखती रही।
बेटे हम कोशिश करना क्यों छोड़ें? हम सबकी जिंदगी तो खत्म हो गई ना। जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती। अर्पिता ने बुआ का हाथ थाम लिया। बुआ चलिए वहां बैठते हैं। तीनों सामने के बगीचे में रखी कुर्सियों पर जा बैठे। इस पेड़ को माँ ने लगाया था ना, मैं रोज यहां आकर बैठती हूँ बुआ। उन्होंने करुण निगाहें अर्पिता पर डाल सर हिलाया। मुझे यहां बड़ी शांति मिलती है, लगता है जैसे माँ। अर्पिता रो पड़ी। अमृत का चेहरा कठोर हो गया। माँ के द्वारा उन दोनों के जन्मदिन पर दोनों से लगवाए गए पौधों की याद उनके बीच पसर गई। उधर अमृत के पापा फूफा जी से कह रहे थे, मुझे अमृत के लिए बहुत चिंता होती है। वह मेंटली काफी डिस्टर्ब्ड है। यादें उसे तड़पाती रहती हैं। हम देखते रहते हैं बेबस। ठीक सोचा है आपने, यहां से बाहर रहेगा तो चेंज आ सकता है। हम ले ही जाएंगे। उसे अपने से दूर करने का अफसोस तो होगा, बट कोई चारा नहीं। शायद बदला परिवेश उसे शांति दे। ठीक हो जाएगा भाई साहब, डोंट वरी, हम तीनों हैं ना। हाँ, यूं तो हम सब हिल गए हैं, लेकिन अमृत इज वेरी सेंटिमेंटल। आप दोनों भी चलिए, कुछ दिन बाद लौट जाइएगा। नहीं, अभी मीटिंग पर मीटिंग है, अभी संभव नहीं होगा। अमृत का एडमिशन के समय में आऊंगा। आज भी है मीटिंग, अभी मुझे निकलना होगा। वे तैयार होकर ऑफिस चल दिए। ऑफिस में मीटिंग में व्यस्त हो गए। 2 दिन बाद फूफा जी, बुआ और अमृत लौट रहे थे। पापा ने अंक में भरकर उसे प्यार किया। ठीक से रहना, मैं जल्द आऊंगा। पापा अर्पिता के साथ वहीं रह गए। अर्पिता गाड़ी के धुएं को देखती चुपचाप खड़ी थी कि पापा कंधे पर हाथ रखकर उसे घर के अंदर ले आए। हम अमृत से मिलने जल्द चलेंगे। कुछ दिन बहुत उदास सी रही अर्पिता, फिर पढ़ाई में व्यस्त हो गई। हताशा निराशा के कुएं में उब चुभ करता अमृत का मन बुआ की सकारात्मक उत्साह भरी बातों से भी शांत नहीं हो पाता। कोर्स की पढ़ते लिखते वक्त भी अक्सर अमृत हवा में गोलियां चलाने लगता। वह अपने आप को कभी माफ नहीं कर सका। वह सोचता, क्यों नहीं बदमाश से रिवॉल्वर छीन सका था, या माँ के सामने आकर खुद गोली खा सका था। खुद ढेर हो जाता, माँ तो बच जाती। माँ जैसे लोगों की जरूरत यहाँ थी। कल्पना में जीने मरने की बात सोचने वाले अमृत की मनोदशा बुआ नहीं समझ पाती। फिर भी भाभी की भक्त बुआ समय असमय नैतिकता की बात बताती रहती। आधुनिक होते हुए भी पुराने सही विचार को अपनाना जरूरी है, उनका एकदम स्पष्ट मत था। वह नहीं जानती अमृत कल्पना में रसिक और उसके साथियों को भून डालता है। यह भी नहीं कि पथरीली राह पर बिछी लाल रक्त से सनी दे उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अंततः उसने बुआ से कहा था, मैं सारी दुनिया में आग लगा दूंगा। रसिक जहां भी छिपा है उसको वहां से ढूंढ लाऊंगा। और कौन रसिक? बोल, कौन रसिक? वही जिसने मेरी जिंदगी में आग लगा दी, माँ को। वह तुरंत चुप लगा गया, फिर बाहर आते हुए बुदबुदाया, बदले का ज्वार भाटा मेरे मन दिमाग के समंदर तट पर पछाड़े खा रहा है। अमृत ने रसिक को पहले ही कई जगह ढूंढा था। उसके सारे अड्डों का पता लगाकर भटकता रहा था। वह वहां नहीं मिला था। यहां रह रहा है आजकल, अमृत के दोस्त ने खबर दी थी। तभी उसने बुआ के शहर में आने के लिए हामी भरी थी। रसिक को मैं स्वयं सजा दूंगा, लेकिन उसे रसिक नहीं मिला तो नहीं मिला। सपने में फायर पर फायर करता हुआ अपने अंदर घुलते मिलते विष से आक्रांत रहने लगा, और भी विवश और भी विषैला। उसके अंदर इतना विष जमा हो गया था कि वह उस शहर के पान दुकानों पर अड्डा जमा कर साजिश रचने वालों शोहदों से जा मिला था। उसे अपना साथी बनाते हुए वे सब भी बहुत हर्षित हो उठे। उन्होंने एक दिन अमृत के हाथों में देसी कट्टा थमाते हुए उसे कुछ नसीहत दे डाली। पापा अमृत के पास काफी पैसे भेजते थे, आवश्यकता से ज्यादा। उन सबका ध्यान इन पैसों पर भी था। यार मालदार है, चलो खूब मलाई खाने को मिलेगा। तुमने एकदम सही शख्स को फंसाया है यार। हाँ हाँ, ये तो अगाजे इसक है।
रोता है क्या? आगे आगे देखो होता है क्या। वे शोहदे आपस में बातें करते। अमृत के भीतर जमे जहर और शोहदों की मित्रता ने पहले उसे नशे की गिरफ्त में लिया। वह गांजा, भांग, देशी दारू से लेकर अंग्रेजी शराब का दीवाना होता चला गया। माँ की बात, बुआ की सीख याद आई थी, लेकिन उसने सर को झटक दिया था, जैसे उन बातों, उन सीखों को राख की तरह झाड़कर आगे बढ़ गया हो। पापा का पैसा कम पड़ने लगा था। नशे की लत की तरह रुपए का नशा होता है, सर चढ़कर बोलता है। पैसा पैसे को खींचता है, जितना पैसा बढ़ता है उतना ही लालच भी। जानता था यह बात, सुनता रहा था मितव्ययी माँ के बोल, लेकिन फिर वही कंधे को झटकना, अपहरण कर फिरौती मांगने, जान से मारने की सिर्फ धमकी देने से शुरू अपराध का कीचड़ दलदल में बदल चुका था। छोटे अपराध की कोशिशों ने धीमे धीमे अमृत को दुर्दांत अपराधी बना डाला था। वह इसके कारणों पर विचार करना नहीं चाहता था, किया भी नहीं। न आगत की सोच, न विगत की चिंता, बस रुपया, पैसा, बम, गोली, बारूद, बदला, चिढ़, गुस्सा और पता नहीं किस किस तरह का विष, वमन। आत्मा हर किसी को गलत कदम उठाने से पहले रोकती टोकती है। वह तो आदमी है जो उसकी आवाज को नहीं सुनता। उपदेश देने में माँ बुआ बन जाती, बुआ माँ। वह तृप्ति से कभी कभार कहता, लेकिन उसे दोनों के उपदेश याद नहीं। वह याद करना भी नहीं चाहता। बात अभी तक खुली नहीं थी, न पापा के सामने न ही बुआ के सामने। बुआ कभी मंदिर जाती या रिश्तेदारी में, तो साथ तृप्ति भी साथ होती। अमृत हमेशा न कह देता। सब्जी वाला कोठी के पास ही आवाज लगाता, बुआ ही खरीदती, बाकी सौदा सुलह फूफा जी लाते, कभी कभार अमृत भी। बुआ फूफा जी कोचिंग में घंटों सर खपाने वाले बिन माँ के भतीजे को एकदम डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। वे बतियाते। दिन रात तो बेचारा अमृत कॉलेज, ये कोचिंग वो कोचिंग में लगा रहता है। हाँ, ज़रूरत पड़ी तो अपने मैडम सर से भी मिलता रहता है। फुर्सत कहाँ उसे। उसके पापा आते, अर्पिता आती, खूब धमाल मचता, पर अमृत वैसे ही धीर गंभीर। कोई पापा 2-3 दिन में कितना समझ लेंगे बच्चों को। अमृत के पापा उनसे अलग हैं क्या? बुआ कभी कहती, लेकिन सच्चाई का पता उन्हें भी नहीं था। पापा कहते, इसको A1 इंजीनियर बनाने का सपना इसकी माँ ने भी देखा था। सारी सुविधाओं से लैश कर उसे A1 कोचिंग सेंटर में डाल दिया था। एक नहीं, 2-2। उसे विदेश भेजने का सपना पूरा होकर रहेगा। वे आश्वस्त थे। वे उस पर ध्यान दे नहीं पाए। अपने काम से फुर्सत उन्हें मिलती भी नहीं। अर्पिता छोटी थी, अभी अभी 10 वर्ष बीते थे। कहने का मतलब उड़ती चिड़िया के पर गिनने की फुर्सत किसी को नहीं थी। बस मैं अपने आप को पहचानता हूँ पूरी तरह। उस पर जिद सवार रहती, बदला नहीं ले पाने की नाकामी। ओह, वह अंधेरे कमरे में खुद से उलझता ही रहता। जिद और नाकामी शांत वसुंधरा को रक्त रंजित करने के लिए उसे उकसाती रहती थी। कुछ साल यूं ही पंख लगाकर उड़ गए। इन सालों में उसकी मासूमियत का पंछी कहाँ खो गया, कोई नहीं जान सका, खुद भी। बाहर से एकदम भोला, दरमियाने कद का, दुबला गोरा चिट्टा, मीठी मुस्कान का मालिक अमृत ऐसा वैसा दिखलाई भी तो नहीं पड़ता। इन सालों में वह बेखौफ योजनाएं बनाता रहता था, अंजाम देता रहता था। इस बार डॉक्टर शिशिर प्रसाद के बेटे के अपहरण की योजना कार्यान्वित होने के बाद वह मन ही मन हंसा था, जैसे रसिक से आगे निकल उसे मात दी हो। जब इस काम के संपन्न होने के बाद उसके हाथ नोटों की गड्डियों से भरा बैग आया, उसने उस बच्चे के सर को अपने कट्टे की गोली से छलनी कर दिया था। एक क्रूर संतुष्टि उसके मन के भीतर उतरती चली गई थी। उसे नहीं लगता वह किसी मासूम बेगुनाह की हत्या करता रहा है। अमृत को लगता था उसने फुफकारते अग्नेयास्त्र से जिसकी हत्या की है वह कोई और नहीं, वह स्वयं है। सामने रक्त रंजित शव उस व्यक्ति का नहीं, रसिक का भी नहीं, वह तो अमृत ही मृत पड़ा है। वह कायर अमृत, माँ की मौत का जिम्मेदार अमृत, रसिक को सजा नहीं दिलवा पाने का दोषी अमृत। बड़बड़ाता रहता वह, मोबाइल ऑन कर परिजनों के सामने ही किसी को मारते हुए।
नकाब पोश अमृत को बहुत आनंद का अनुभव होता था। प्रिया 7-8 साल की बच्ची, उसे स्कूल से लौटते वक्त उठा लिया था। कुछ एक दिनों तक रेकी की थी, फिर घटना को अंजाम दिया। उसकी जान उसने आज ली थी। वह चिल्ला रही थी जोर जोर से, भैया मत मारो, मत मारो भैया मुझे, भैया, भैया। चुप, चुप। वह भैया भैया करती रही थी। पहली बार किसी को मारते हुए उसके हाथ कांपे थे। फिर उसने उसकी जगह स्वयं को देखा था और एक साथ कई गोलियां उसके सीने, खोपड़ी में उतार दी थी। तब से वह बच्ची चीख बनकर दिल में उतर गई थी, अपनी अर्पिता बनकर भी। उसकी चीखें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। मत मारो भैया, मत मारो भैया, भैया। कभी वह अर्पिता बन जा रही है, कभी प्रिया। अरे अर्पिता, तू यहाँ कैसे? मत मारो भैया। अरे यह तो अर्पिता है। प्रिया भी अर्पिता की उम्र की थी। उसके गाल पर भी बड़ा सा मस्सा था। तुम्हारे बाएं गाल का मस्सा दाहिने पर कैसे चला गया अर्पी? वह उठ बैठा, चहलकदमी करने लगा। आत्मा हमेशा गलत काम करने से पहले रोकती टोकती है। मनुष्य है जो उसकी सुनता नहीं। सुन ले, गलत काम हो ही नहीं। यह आवाज फिर आई। बुआ की है या माँ की? उसने पहलू बदला। माँ की है। माँ अक्सर कहती रहती थी, चीटी को भी बचाकर क्यों चलती हूँ जानता है? हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, फिर उसकी जान लेने का अधिकार हमारा कैसे? अमृत 3 खून कर चुका था। कभी भी आवाजों को, बदले के दर्द के शोर को पार करते नहीं देखा। हाँ, मन चिहुक उठता था हर बार, भैया मत मारो, भैया, भैया। अमृत लेट गया पर सो नहीं पा रहा। शोर से दिमाग की नसें फटने लगी। उसने दोनों अंगूठे से नसों को दबाया। एक बार। शोर से दिमाग की नसें फटने लगी। उसने दोनों अंगूठे से नसों को दबाया। एक बार हल्की झपकी, फिर चीख से नींद खुल गई। अरे अर्पिता, क्यों चीख रही है? वह पसीने से भीग गया। मुंह में टपक कर श्वेत कण अंदर चले गए। खारा स्वाद, थू थू। मुझे चस्का स्वाद लग गया है खून का। वह घबरा गया। भैया मत मारो, भैया। अर्पिता, यहाँ कहाँ? चीटी भी न मरे अमृत, संभल कर चलो बेटा। जब जागो तभी सवेरा। सब गड़मड़। शोर बढ़ता जा रहा था। कितने दिनों से वह इस शोर से जूझ रहा है। रात का अंतिम प्रहर। अमृत को जल्द निर्णय करना है। वह उठा, वीआईपी को अलमारी के ऊपर से उतारा, पलंग के नीचे से बैग खींचा। बड़े बाप के बिगड़े बेटे ने सारे पैसे, गोलियां, पिस्तौल, वीआईपी निकाल बैग में रखा। बुआ के कमरे में झांक आया। धीरे से बाहर का गेट खोला। बाहर भी अभी तक सन्नाटा था। उसने गेट में ताला जड़ा और पास ही बहती स्वर्णरेखा नदी की ओर बैग थामे पैदल चल पड़ा। अब अर्पिता की चीखें धीमी पड़ने लगी थी। नदी के पास जाकर वह एक चट्टान पर देर तक बैठा रहा। फिर धीरे से उतरकर आगे बढ़ते हुए उसने बैग को दूर फेंक दिया। हराती नदी में बैग कुछ दूर डूबता उतराता दिखता रहा, फिर जलमग। आंखें बंद कर उसने गहरी सांस ली। वह धीरे धीरे सुकून महसूस करता रहा। उसके होठों पर एक नन्ही मुस्कान कोमल चिड़िया की तरह आ बिराजी। फिर वह वापस लौट पड़ा। उसके गहरे कदमों के निशान बालों में दिखते रहे। सामने से रक्तिम सूर्य की लालिमा उसके चेहरे को उद्भासित करने लगी। उसे अर्पिता स्कूल ड्रेस में स्कूल जाते हुए खिलखिलाती नजर आई। जैसे ही हॉल में पहुंचा, देखा तृप्ति जल से भरे कांच के खूबसूरत पॉट में हर श्रृंगार के फूलों को सजा रही है। वह भी सजाने में व्यस्त हो गया। अभी आप सुन रहे थे अनीता रश्मि जी की लिखी कहानी सन्नाटे की चीख।